जय जगन्नाथ लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी कि फ्रॉम टेट टू टेरिटरी। इसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ पलासी। तो हम प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे कि जो नवाब थे, बंगाल का नवाब और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाई हुआ था। क्योंकि वो ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि वो टैक्स देंगे और जो नवाब को चाहिए था रेवेन्यू। तो इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो अब दोनों मैदान में उतर चुके हैं इसके लिए, युद्ध करने के लिए। अब होगा बैटल ऑफ पलासी। When Ali Bardi Khan died in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल। हमने पहले पढ़ा था मुर्शिद कुली खान, फिर उसके बाद आता है अली वर्दी खान, फिर उसके बाद उनका जो पुत्र है वो है सिराजुद्दौला, वो नवाब होता है बंगाल का। Company was worried about this power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges। तो कंपनी वो चाहता था कि हमें ऐसा पावर मिलना चाहिए, एक ऐसा किंग होना चाहिए जो कि हमारे बात से चले, पपेट रूलर हो, यानी कि हम जैसे कठपुतली जैसे होना चाहिए, जो हम बोलेंगे वो वही करेगा, इसलिए हमें ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा, ज्यादा टैक्स हम नहीं देंगे और हमें टैक्स में कंसेशन मिलेगा। तो कंपनी ये चाह रहा था। So he tried though without success to help one of सिराजुद्दौला's rivals become the नवाब। तो वो चाह रहा था कि ये जो सिराजुद्दौला है वो कभी भी हमें ये नहीं करने देगा, ये जो हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये हमें नहीं करने देगा। तो हमें ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो कि सिराजुद्दौला का शत्रु हो, जो कि उसका राइवल हो, उनका किंगडम में ही, उनका जो मंत्री परिषद में, उनका कोर्ट में ही कोई एक होना चाहिए जो कि सिराजुद्दौला का राइवल हो। उसे हम अगर नवाब बनाएंगे तो वो हमारी बात को मानेगा। एंड infuriated सिराजुद्दौला asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenue। तो फ्यूरिएटेड इसका मतलब है कि जो नहीं डरा हुआ हो, जो कि साहसी हो, जो कि सिराजुद्दौला थी, वो किससे नहीं डरते थे, इसलिए वो ब्रिटिशर से नहीं डरे। वो बोले कि आपको, वो कंपनी को बोले कि आप जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हो ये सब बंद करो और हमें रेवेन्यू दो। आफ्टर नेगोशिएशन फेल, तो नवाब ने ऐसा बोला, कौन, सिराजुद्दौला ने बोला, मगर जो ब्रिटिश नहीं देना चाहते थे, इसीलिए नेगोशिएशन फेल हो गया। नेगोशिएशन इसका मतलब है जो कंडीशन, तुम हमें ये दो, हम तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए अनुमति देंगे, ये सब जो नेगोशिएशन फेल हो गया। नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। तो नवाब जो कि सिराजुद्दौला थे वो सोल्जर को लेकर गए कासिम बाजार फैक्ट्री को नष्ट करने के लिए, उन्हें ध्वंस विध्वंस करने के लिए। Captured the company official who locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ship। वो क्या करे, उनके पास पावर था, इसलिए वो एक निर्भीक थे, पेडर किंग थे, इसलिए वो क्या किए, उनके जो वेयर हाउस को लॉक कर दिया, कंपनी ऑफिशियल को कैप्चर कर दिया, उन्हें जेल में डाल दिया, और जो इंग्लिशमैन को उन्होंने, जो उनके पास जो भी कोई अस्त्र शस्त्र था उसे सब इन्होंने अपना कब्जे में कर लिया, और जो उनके जो शिप जा रही थी एक्सपोर्ट के लिए उन्हें ब्लॉक करके रख दिया। देन ही मार्च टू कोलकाता। अब कासिम बाजार होके वो गए कोलकाता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट। अब वो कोलकाता गए, कोलकाता में जो भी फोर्ट है उसको ध्वंस उसको कब्जे में करने के लिए। On hearing the news of all the fall of Kolkata, company official in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets। तो ब्रिटिश सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में कलकत्ता ही नहीं थे, वो अपने अपने सभी इलाके में अपना अपना विस्तार कर रहे थे, अपना ट्रेडिंग। वो नॉर्मली अब यहाँ पर सब सेटल हो गया है, तो अब वो गए हैं मैड्रास यानी कि चेन्नई गए हैं उसको, वहां पर फोर्ट सेटलमेंट करने के लिए। अब उन्हें पता चला कि जो सिराजुद्दौला है वो तबाह हवा कर चुके हैं, किसको, कोलकाता को। तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उनका जो लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप थे, बहुत सारे नाभाल फ्लीट ये सब आए, कहाँ पर आए, कोलकाता को आए। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन विद नवाब फॉलो। अब जब कोलकाता आए, उन्होंने नवाब के साथ बहुत सारा कंडीशन भी किया, हाँ ठीक है हम ये करेंगे वो करेंगे, जो नेगोशिएशन कंडीशन चली।
Finally, in Robert 1756, Robert Clive led company's army against सिराजुद्दौला पलासी। पर जो नेगोशिएशन था वो सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव भी कंपनी के आर्मी को लेकर सिराजुद्दौला से मिले। कहाँ पर? पलासी में। पलासी कहाँ पर है? देखो मैप देखा है आपको पलासी, आपको मैप में ढूंढना है पलासी कहाँ पर है। वहां पर कोलकाता के पास में ही है पलासी, ठीक है। तो वो गए कहाँ पर? पलासी में युद्ध करने के लिए। अब दोनों वो नेगोशिएशन करने चाहे, वो उनको सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स पर अटैक किया, ब्रिटिशर्स ने भी सिराजुद्दौला पर अटैक किया, ये सब होता रहा। वन ऑफ द मेन रीजन तो क्यों ये बैटल ऑफ पलासी हुआ, या तो अब जो बैटल हुआ उसमें नवाब हार गए, सिराजुद्दौला हार गए। क्यों हार गए? वो तो इतने साहसी थे। क्योंकि उनका कोर्ट में से ही एक आदमी था जो कि सिराजुद्दौला का एनिमी था, राइवल था। वो क्या कर रहा था? ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहा था। उनका क्या क्या पावर है, उनका कितना आदमी है, कितना नेवी है, काम पर इनका ट्रेजेडी है, वो सब बता रहा था किसको? ब्रिटिशर्स को। तो मिर्जाफर ने क्या किया था युद्ध में? हाँ, मगर युद्ध नहीं लड़ रहा था, यानी कि युद्ध लड़ने का एक्टिंग कर रहा था, मगर वो ब्रिटिशर्स के साथ। इसीलिए जो कॉन्स्पिरेंसी हुई किसके अगेंस्ट? जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो षड्यंत्र हुआ जो मिर्जाफर ने किया था, इसीलिए मिर्जाफर और ब्रिटिशर्स ने किए थे, इसलिए सिराजुद्दौला ने युद्ध को नहीं जीत पाए, वो हार गए। One of the Sirajuddau's commander never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaula. तो मिर्जाफर क्यों हेल्प कर रहा था ब्रिटिशर्स को? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें बोला था, रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने बोला था अगर हम ये युद्ध में आप हमें जिता देंगे तो हम आपको नवाब बना देंगे। तो नवाब होने के लिए कौन नहीं चाहेगा? वो भी जा रहा था, इसलिए वो हेल्प कर रहा था। किसका किस कुछ मिलेगा तो ही कोई हेल्प करेगा, इसलिए सिराजुद्दौला जो मिर्जाफर थे वो ब्रिटिशर्स को हेल्प करते। The Battle of Palace became famous because it was the first major victory of company. तो ऐसे ही कंपनी जब ट्रेडिंग कर रहा था वो एक फोर्ट शिप बना रहा था, मगर वो एक इलाके को, एक एरिया को अपने कब्जे में लेने के लिए कभी नहीं सोचा था, मगर ये सब कंफ्लिक्ट होने की वजह से वो अपने जो बंगाल था उसको अपने कब्जे में ले लिया। समझ में आया? ऐसे वो एक टेरिटोरी को अपने कंट्रोल में ले लिया, बंगाल अब उसके कंट्रोल में। तो जब पलासी में डिफीट हुआ सिराजुद्दौला का, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया थे, उनको मार दिया गया और मिर्जाफर को नवाब बना दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। वो स्टिल कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ब्रिटिशर्स यहाँ पर नहीं आए थे कि हम यहाँ पर राज करेंगे, हम यहाँ पर शासन करेंगे, इस इलाके को हम अपने कब्जे में लेंगे, ये उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट था कैसे पैसा मिलेगा, कहाँ से हमें बेनिफिट मिलेगा, वो ये चाह रहा है। तो वो ये शासन पद्धति ये सब चीन की तरफ वो ये नहीं करना चाह रहे थे। उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to create grand privileges, then territory need to be taken over directly. तो वो क्या कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? उनके जो लोकल रूलर थे, जो कि रूलर होना चाहता था, उन्हें पपेट रूलर की तरह वो बना देते, जैसे कि मिर्जाफर को बनाया। और जो कोई
जो कोई किंगडम नहीं करना चाहता था, जो कोई नहीं करना चाहता था, यानी कि जो ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं जाता था, उनके जो नेगोशिएशन अगर ठीक हो जाता तो ब्रिटिशर्स उन राज्यों को अपने कब्जे में नहीं लेते। समझ में आया? क्योंकि वो राजा भी ठीक है, हम ठीक है, हम आपके सबऑर्डिनेट है, हम आपकी हर बात मानेंगे। अगर वो ब्रिटिशर्स को बोलते थे तो ब्रिटिशर्स भी उस इलाके को अपने कब्जे में नहीं लेते थे। फिर soon after the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawab would not always be helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. तो फिर भी वो नहीं करना चाहते थे जो पपेट रूलर को तो जो पपेट रूलर थे, वो पपेट रूलर वो पहले बताते थे ठीक है, हम आपके ब्रिटिशर्स को बता रहे थे कि हम ब्रिटिशर्स से सारी बातें मानेंगे, मगर वो जब वो पावर में जाते थे, जब वो किंग होते थे, वो ब्रिटिशर्स की सारी बातें मानते नहीं थे। ठीक है, आप पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछिए। तब क्या हुआ, तो हमने कहा पढ़ते जो पपेट रूलर वो ब्रिटिशर्स के सारे बातें नहीं मानते थे, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा हमने तो इसे नवाब बना दिया, मगर ये ठीक से अपना काम, हमारा सारे बात नहीं मान रहे, तो हमें ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें भी हम गादी से उठा लेंगे, निकाल लेंगे। So soon the company discovered this was rather difficult, for even the puppet Nawab would not always be helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance. तो ब्रिटिशर्स के भी कोई डिग्निटी था, उनका भी कोई सोवरेनिटी था, इसलिए वो नहीं चाह रही थी कि हम अब कभी पपेट रूलर बनाएंगे। वो पहले यहाँ पर नहीं लेना चाहती थी, उसके बाद उन्होंने पपेट रूलर को बनाया जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा देगा। अब वो देखे कि हम टोटल पावर अपने हाथ में ले लें। क्यों ये पपेट रूलर है वो ठीक से हमारा बात सही बात नहीं मानता है। तो मिर्जाफर को इन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया था, मिर्जाफर उनके सारे बातें नहीं माना, तो कंपनी ने उसे गद्दी से निकाल लिया, उसे हटा लिया, डिपोज्ड हिम, है
उसके बदले में मिर्जा सिंह को लाकर उस गद्दी पे बिठा लिया। फिर मिर्जा सिंह जब आया वो भी कंप्लेन करने लगा, हम आपके सारे बात नहीं मानेंगे। अगर जब मिर्जा सिंह आया वो उन्होंने मिर्जा सिंह ने भी सारी बात नहीं मानी थी ब्रिटिशर्स के लिए, तो ब्रिटिशर्स ने उनके साथ बैटल किया था। उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मिर्जापुर वाज रीइंस्टॉल्ड। तो इस बदले में जो इस बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, इसमें मीर कासिम जो थे वो हार गए, ब्रिटिशर्स ने जीता। अब फिर से ब्रिटिशर्स ने मिर्जापुर को ही बुला लिया। ठीक है, वो जो मिर्जापुर था तुमसे ज्यादा थोड़ा अच्छा है, तुमसे बेहतर है, इसलिए मिर्जापुर को फिर से बंगाल का नवाब बना लिया। नवाब had to pay 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars. तो नवाब जो थे वो पपेट रूलर थे, इसलिए जो ब्रिटिशर्स कहेंगे वो करेगा। तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि जो नवाब थे उन्होंने 5 लाख रुपए पर मंथ दे रहे थे, किसको? ब्रिटिशर्स को। उस टाइम में 5 लाख रुपीज ए मंथ उन्होंने दिया था, उस वक्त 200 साल 300 साल पहले। तो बहुत ज्यादा अमाउंट दे रहे थे। ब्रिटिश चाह रहे थे ये दिल मांगे मोर, यानी कि हमें और पैसा चाहिए, 5 लाख हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हम बहुत सारे वार कर रहे हैं, हमारा उनको नहीं आएगा, हमारे यहाँ पर ऑफिशियल है, उनका फैमिली भी खाएगा पिएगा, यहाँ पर रहेगा, मौज मस्ती करेगा, तो पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा? बंगाल का नवाब देगा। इट वांटेड मोर टेरिटोरी एंड मोर रेवेन्यू। तो ब्रिटिश जो थे बहुत टेरिटोरी ज्यादा चाह रहे थे और रेवेन्यू चाह रहे थे। उस वक्त जब मिर्जापुर का डेथ हो गया 1765 में, मूड ऑफ कंपनी चेंज, वो चेंज हो गया। तो बोले अब कोई हम पपेट रूलर नहीं बनाएंगे, अब हम ही नवाब बनेंगे, अब हम किस लोकल रूलर को नवाब नहीं बनने देंगे। तो 1765 में किसका डेथ हो गया? मिर्जापुर का डेथ हो गया। तो मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो कौन यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना कलेक्शन हो रहा है, कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो मुगल एम्परर ने ब्रिटिशर्स को ही ये दायित्व दे दिया, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को दे दिया कि आप क्या करो, आप रेवेन्यू सब कलेक्शन करके लाओ। आप दीवान राइट दे दिया। समझ में आया? दीवान राइट इसका मतलब है कि टैक्स को कलेक्ट करना, कलेक्शन करना, उस दायित्व को हम बोलते हैं, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को दीवान बोलते हैं। तो जो दीवान, तो उन्हें बोला गया कि आप टैक्स कलेक्ट करके लाओ सभी जगह से। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे टैक्स कलेक्ट करे। दिस सॉल्व ए मेजर प्रॉब्लम। तो वो बोले, तो उन्हें तो पैसा ही चाहिए था, उन्होंने पैसा मिल गया अब। तो एटलीस्ट 18th century टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये क्या कर रहा था, वो जो उन्हें पैसा मिल गया, उन्हें रेवेन्यू जो मिल रहा था, वो सारे तो मुगल एम्पायर को नहीं दे रहे थे। मुगल एम्पायर को क्यों देंगे बताओ भला? क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर की वजह से वो यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। वो उन्होंने पहले एक फरमान दिया था, एक परमिशन दी थी कि आप जा सकते हो। तो इसलिए जो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों टैक्स होते हैं, जो सेंट्रल लेवल का टैक्स यहाँ पर वो देंगे, और जो स्टेट लेवल का टैक्स होगा वो अपने आप में वो रख लेंगे। ठीक है, तो नवाब ने जो ब्रिटिशर्स को जो चाहिए था उन्हें वो मिल गया। उस पैसे से वो क्या कर रहे थे, जो गोल्ड सिल्वर यहाँ पर मिलता था उन्हें वो खरीद कर ले जाते थे अपने देश में, अपने देश को एक्सपोर्ट को कर रहे थे। और सॉरी, बट इट हैज टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ से बहुत सारे जो गोल्ड सिल्वर ये था वो लेकर जा रहे थे अपने देश में, और उन देशों से हम यहाँ पर जो ऑर्नामेंट बनाकर यहाँ पर बेचते थे। जैसे कि यहाँ पर से कटन जो है, कटन यहाँ से ले जा रहे थे, और वहां से वो क्लॉथ बनाकर यहाँ पर बेचते थे, इंडिया मार्केट में वो बेचते थे। तो ब्रिटेन हैड नो गुड टू सेल इन इंडिया। तो वहां उस वक्त उन्हें ब्रिटेन को लिए कोई भी ऐसा उनका कोई भी माल नहीं था जो कि यहाँ पर बेच सके। तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके उन्हें ऑर्नामेंट बनाकर या फिर क्लॉथ बनाकर यहाँ पर बेचते थे।
The outflow of a gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. तो ब्रिटेन से जो गोल्ड आ रहा था यहाँ पर इंडिया में, वो स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स ज्यादा नहीं जा रहे थे। अगर आया करेंगे तो गुड्स को लेकर गोल्ड को ले जाएंगे, फिर लौटा लाएंगे, बेचेंगे, ये करेंगे। वो ज्यादा नहीं जा रहे थे, इसलिए इंडिया में ही रह रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्हें ज्यादा मुनाफा हो रहा था। दीवान की राइट मिल गया है ना, तो टैक्स कलेक्शन में बहुत ज्यादा बिजी हो गया। Now revenue from India could finance company expenses. The revenue could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troop and meet the cost of building a company port and offices at Kolkata. तो जो रेवेन्यू वो कलेक्शन करके ला रहे थे, जो बंगाल से वो जो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, उनसे वो अपना पोर्ट का और डेवलपमेंट कर रहे थे। उनका जो ऑफिशियल है, उनके रहने सहने खाने पीने इसका बंदोबस्त करते थे। और जो टैक्स यहाँ से जो कॉटन और सिल्क ले जा रहे थे, किसके पैसे से? बंगाल के ही जो रेवेन्यू मिलता था, उस पैसे से ही वो लेकर जा रहे थे, खरीद कर अपने देश में बेचते थे। जैसे वो क्या करने लगे, तो आपने देखा कैसे जो कंपनी था सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आया था, फिर वो कैसे अपने एक इलाके को अपने पूरे कब्जे में ले लिया, और उसका जो दीवानी राइट था, उसका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन उसके पास में आ गया। इसका मतलब है कि वो छोटा सा एक पार्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया, उस इलाके का मालिक वो है। कैसे वो अपना टेरिटोरी एक्सपांड करने लगा। हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पर बंगाल का वो टेरिटोरी अपने कंट्रोल में ले लिया, फिर वो कैसे सारे इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, कैसे कंपनी नवाब होता है, ये सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।